हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन एट माय यूट्यूब चैनल। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल मैथरैक्ट पर। जैसा कि आपको टाइटल से पता लग ही गया होगा कि आज की वीडियो का हमारा क्या उद्देश्य है, और अगर आपने नहीं देखा तो मैं आपको बता देता हूं कि आज का ये जो वीडियो है वो क्लास 11th के लिए है, राजस्थान बोर्ड से संबंधित है और NCERT की जो विषय वस्तु है उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। आज हम बात करने जा रहे हैं आपके फर्स्ट लेक्चर की, और इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे आपके सिलेबस की। तो इसमें सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि हमें इस पूरे सेशन के दौरान क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और जो हम पढ़ रहे हैं वो हमारे पूर्व ज्ञान से या मतलब 10th क्लास से वो किस तरीके से संबंधित है। बात करेंगे हम प्रत्येक चैप्टर की, और उसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे आपका पहला चैप्टर। तो उससे पहले हम इस विषय वस्तु को जान लें जो कि हमारे लिए काफ़ी काम की सिद्ध होगी, और इसे जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी आप अगर चाहे कंपटीशन की तैयारी कीजिए या फिर आप चाहे कोई और सब्जेक्ट पढ़िए, आपको सबसे पहले तो यह पता होना चाहिए कि उसका सिलेबस क्या है। जब तक आपको सिलेबस के बारे में नहीं पता लगेगा तब तक आप में एक अलग से कॉन्फिडेंस नहीं आ पाएगा। तो सिलेबस की जानकारी आपको होनी बहुत ही ज़रूरी है, किस प्रकार से पढ़ना है, क्या हम पढ़ने वाले हैं, ये सब बातें भी इसमें काफ़ी मैटर करती हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस लेक्चर की। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपके सिलेबस के अंदर आपका जो पहला चैप्टर है वो है समुच्चय। फर्स्ट चैप्टर जो है इसका नाम है समुच्चय, और इसे इंग्लिश के अंदर सेट्स बोला जाता है। और यहाँ आप क्या पढ़ने वाले हो इस समुच्चय के अंदर, और किस प्रकार से ये आपकी 10th क्लास से संबंधित है, मैं इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। देखिए इस चैप्टर के अंदर एक तो हम संख्या पद्धति, जो कि हमने नंबर सिस्टम के अंदर जितनी भी संख्याएं पढ़ी थी, एक तो उन सब को रिवाइज करेंगे। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर हम बात करेंगे एक तो संख्या पद्धति की, और इसके बाद में जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि जिसके लिए ये चैप्टर बनाया गया है, कि हम यहाँ बात करेंगे एक लैंग्वेज की। और ये जो लैंग्वेज है ये रिलेटेड है किससे, ये रिलेटेड है मैथ से, कि हमें किस प्रकार से आगे बात करनी है। मैथ की लैंग्वेज जो है उसे किस तरीके से हम क्वेश्चन के अंदर यूज़ करेंगे, लिखने का तरीका जिसको हम बोल सकते हैं कि हिंदी इंग्लिश में तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती, वहाँ पे तो हम उसे शुरुआत से पढ़ते ही आ रहे हैं। लेकिन यहाँ जो हम बात करेंगे अभी लैंग्वेज की, वो लैंग्वेज जो है वो आगे आपके काफ़ी काम आने वाली है, कि आपको लिखना कैसे है, लिखे हुए को समझना कैसे है, वो सारी बातें यहाँ पर काम में आने वाली हैं। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इसी चैप्टर के अंदर है, इसके बाद में जितने भी चैप्टर हैं पूरे सिलेबस के अंदर इस पहले चैप्टर का काफ़ी यूज़ है, कि आप पहले चैप्टर के अंदर जो जो सीखोगे वो सब आपके सेकंड चैप्टर में, थर्ड चैप्टर में, या यूँ कहें कि लास्ट तक वो चलता ही रहेगा। और लास्ट तक के बाद में जब आप 12th के अंदर हो जाओगे तो वहाँ भी ये आपके काफ़ी काम में आने वाला है। तो इस चीज़ को सीखना बहुत ही ज़रूरी है कि समुच्चय के अंदर हम बात करेंगे लैंग्वेज की, कि हमें सिंबल्स पता लगने चाहिए कि किस सिंबल का किस तरीके से यूज़ करना है, आपको क्वेश्चन के अंदर उसे किस तरीके से लिखना है, वो लिखने का तरीका। और उसके बाद में, ठीक है, इसके बाद में जब हम ये सब कुछ सीख जाएंगे उसके बाद में हम चलेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, जो कि नंबर 2 संबंध व फलन है। अभी मैं आपको सिर्फ थोड़ा बहुत इसके बारे में बता रहा हूँ कि हमें इसे किस तरीके से यूज़ करना है, किस प्रकार से इसे हमने पढ़ना है। कि पहला चैप्टर जो है, जो पहला चैप्टर था, इसे हम बोल सकते हैं कि ये हमारे पूरी गणित का आधार है। बिना इसको किए हम आगे नहीं बढ़ सकते, तो इसको करना बहुत ही ज़रूरी है। और आसान सा चैप्टर है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। हाँ, वैसे ये समुच्चय सिद्धांत का एक पार्ट है, हमें सिर्फ इसकी बेसिक जो हम कह सकते हैं कि प्रॉपर्टीज़ या कुछ गुणधर्म, सिर्फ उन्हीं के बारे में बात करनी है। पूरी डिटेल के अंदर हम इसे एक बार नहीं पढ़ेंगे, कि समुच्चय पढ़ लेंगे, इसकी परिभाषा पढ़ लेंगे, इसके प्रकार, और इसके अलावा इसका क्या क्या आगे यूज़ है, क्वेश्चन के अंदर किस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं, वो सब हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। और काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि मैथ का आधार है। बात करते हैं नंबर 2 चैप्टर संबंध व फलन। बहुत ही शानदार चैप्टर है, और यहाँ पर एक ही बात आपको ध्यान में रखनी है कि पहले चैप्टर के अंदर जो आपने सीखा उसी को आप यहाँ किस तरीके से यूज़ करोगे,
कि पहले चैप्टर का सबसे ज़्यादा यूज़ जो है वो यहीं होने वाला है। हालांकि बाकी चैप्टर्स के अंदर भी इसका यूज़ होगा, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारे लिए रहेगा वो संबंध व फलन रहेगा कि यहाँ पर हम इस पहले चैप्टर को किस प्रकार से यूज़ करेंगे। और यहाँ पर हम एक बात करेंगे लिखने के तरीके की, लिखने का तरीका जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। बात करेंगे संबंध की, मतलब वस्तुओं का आपस में किस प्रकार से संबंध हो सकता है या फिर संख्याओं का आपस में किस प्रकार से संबंध हो सकता है। तो गणितीय संबंध की यहाँ पर हम बात करेंगे। उसी के ऊपर आधारित फलन है जो कि इसी का ही आगे का भाग है। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही ध्यान रखना कि दूसरा जो चैप्टर है वो लिखने के तरीके को लेके काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कि जो मेन प्रॉब्लम रहती है वो यहीं पर रहती है, इस चीज़ को दूर करना है। और ये तभी दूर हो पाएगी जब पहला चैप्टर हमें आसानी से पूरे अच्छे से समझ में आ पाएगा। बात करते हैं इसके तीसरे चैप्टर की। देखिए तीसरा जो चैप्टर रहेगा वो रहेगा त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं, त्रिकोणमितीय फलन। और इस चैप्टर को बताने की तो कोई ज़रूरत है ही नहीं, आप इसे 9th से पढ़ते आ रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर आप त्रिकोणमितीय अनुपातों का यूज़ करेंगे, उनके सूत्रों का यूज़ करेंगे वगैरह वगैरह। कि यहाँ पर आप जितने भी सूत्र अभी तक पढ़ चुके हो, एक तो वो सभी सूत्र यहाँ पर फिर से आने वाले हैं और उन्हीं से कुछ आगे नए सूत्र बनने वाले हैं। इसके अलावा जैसे आपने 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक की एक सारणी को भी आपने बना के देखा था, उसको समझ के देखा था, तो उसी सारणी को अब हम आगे 360 डिग्री, 720 डिग्री, 1080 डिग्री आगे तक बढ़ाने वाले हैं। कि आपको कुछ ऐसा बताया जाएगा कि आप आसानी से कि जितना भी आपको मान दे रखा हो कोण का, उसके आधार पे त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान आप ज्ञात कर सको। अब एक चीज़ का और आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि पहला चैप्टर जिसमें हम लैंग्वेज सीखने वाले हैं, इसमें हमें ये पता लगेगा कि लैंग्वेज का यहाँ पर यूज़ कैसे होगा। ठीक है, कि ये तो मैंने आपको बता ही दिया। मैं यहाँ पर लैंग्वेज शब्द पे काफ़ी जोर दे रहा हूँ क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बेसिक चीज़ है, इसको हम छोड़ नहीं सकते। ठीक है, कि यहाँ पर हमें लैंग्वेज और उस लैंग्वेज को लिखने का तरीका जो है वो यहाँ पर पढ़ेंगे। अब इस चैप्टर के अंदर कुछ आप ऐसी बातें भी सीखोगे जो कि आपकी तर्क शक्ति को, या यूँ कहें इसके अलावा एक और बात हो सकती है यहाँ पर कि क्रॉस क्वेश्चन। आप यहाँ से जो भी सीखोगे संबंध व फलन से आप में एक नई एबिलिटी जो है वो डेवलप हो सकती है और बिल्कुल होगी। और वो कौन सी है? क्रॉस क्वेश्चन की। अगर आप इस चैप्टर को बिल्कुल ध्यान से अच्छे से समझते हो तो एक बात तो श्योर है कि क्रॉस क्वेश्चन करना आप सीख जाओगे या तर्क करना आप सीख जाओगे। कि कोई भी आपको एक लाइन या कोई एक कथन लिख के दे दिया, आप उसके विरोध में कुछ ना कुछ बोल सकते हैं। मतलब यहाँ से आप कुछ नेगेटिव पॉइंट उठा सकते हैं और ये काफ़ी ज़रूरी भी है इस चैप्टर के लिए। ठीक है, इन तीनों की बात करेंगे कि किस तरीके से नेगेटिविटी की बात करनी है या क्रॉस क्वेश्चन की बात करनी है या किस तरीके से तर्क करना है, वो सारा आप यहाँ पर सीखने वाले हों। तीसरा जो चैप्टर था जिसके अंदर हम त्रिकोणमितीय साइन कोस टेन सभी त्रिकोणमितीय फलनों की बात करेंगे और सूत्रों की बात करेंगे, वो तो सारा है ही इसके अंदर। इसके अलावा यहाँ से आप जो सीखने वाले हों त्रिकोणमितीय फलनों से जब आप सारे सूत्र याद कर लोगे, यहाँ इस चैप्टर के अंदर कुछ अपने बात करें तो 30 से 40 सूत्र बनते हैं। और जब आप इन सूत्रों को क्वेश्चन के अंदर यूज़ करोगे, आपको सूत्र तो याद हो ही जाएंगे सारे के सारे, बहुत ही आसान है। इनमें से कुछ सूत्र तो आप पढ़ चुके हैं 10th क्लास तक और कुछ नए सूत्र हैं जो कि क्वेश्चन जब हल करोगे तो वहाँ पर आप यूज़ करोगे तो आपको आसानी से याद हो जाएंगे। इससे होगा क्या? इससे एक फ़ायदा ये होगा कि आपको ये लगने लगेगा कि हाँ अब मैं इस मैथ को अच्छे से कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। क्योंकि यहाँ पर जब आप ये सारे सूत्र याद करोगे तो एक अलग से, कि यहाँ पर जो मैंने बात की थी कि आप क्या सीखने वाले हो, तो यहाँ आप सीखने वाले हो आत्मविश्वास। कि अगर आपने ये सूत्र याद कर लिए तो आपको आपके अंदर खुद एक सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा होगा और वो काफ़ी मदद करेगा आगे के चैप्टर्स के अंदर। ठीक है, तो ये 3 चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं, बेसिक चैप्टर हैं और एक साथ पढ़ाए जाने बहुत ही ज़रूरी हैं। इसका यहाँ पर यूज़ होगा और यहाँ से जो ये फलन शब्द है, इस फलन शब्द के आधार पर ही त्रिकोणमितीय फलनों का निर्माण करना हमने सीखना है। सूत्र वगैरह पढ़ने हैं, सारणी के आधार पर काम करना है, ये सब कुछ।
अब बात करते हैं इसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर्स की। देखिए जो नेक्स्ट चैप्टर है उसका नाम है गणितीय आगमन का सिद्धांत। यहाँ से आप क्या सीखोगे, तो यहाँ से आप सीखोगे कि अगर आपको कुछ उदाहरण दे दिए जाएं और वो उदाहरण किसी नियम पर चलें, ठीक है, कि किसी नियम पर चलने वाले कोई उदाहरण दे दिए जाएं, तो आप क्या करोगे, आप उन उदाहरणों को देखकर आप एक सूत्र का निर्माण कर सकते हो। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का काम हम यहाँ पर करने वाले हैं कि कुछ उदाहरण और उन उदाहरणों पर चलते हुए किसी सूत्र का निर्माण करना। और सबसे इम्पोर्टेंट जो यहाँ पर हम बात करेंगे वो ये करेंगे कि उन सूत्रों को सिद्ध कैसे किया जाए, कि हम वेरीफाई भी करेंगे, साथ में हम ये भी देखेंगे कि ये सूत्र जो है वो बना जो भी वो सही है या नहीं है। कि यहाँ पर हम आगमन विधि का यूज़ करेंगे और काफ़ी इम्पोर्टेंट है, हालांकि ये भी आसान चैप्टर की ही कैटेगरी के अंदर आता है, लेकिन अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कारण यह है क्योंकि यहाँ पर सूत्र चलो ठीक है कि हम सिद्ध करना सीख जाएंगे, एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस पर चलना है कि एक क्वेश्चन करवाया, बाकी सभी क्वेश्चन उसी के ऊपर आधारित हैं। लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसी बातों का भी यहाँ पर हम जिक्र करेंगे जो आपके आगे आने वाले चैप्टर के अंदर काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगी। बात करते हैं उसकी आगे, ठीक है। अभी के लिए आप इतना ही ध्यान रखिए कि कुछ उदाहरण, एक एग्जाम्पल के लिए जो मैं आपको बता देता हूँ कि आपने ये 10वीं क्लास में पढ़ा हुआ है कि अगर आपको इस तरीके से प्राकृत संख्याओं का जोड़ करना हो तो आपने समांतर श्रेणी के SN वाले सूत्र से इसका जोड़ याद किया होगा, और वो था n/2 और इसके गुना में था n+1, कि 1 से लेकर n तक की प्राकृत संख्याओं का जोड़ इस सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। ये SN जो कि यहाँ से बना था कि n/2 फिर 2a प्लस n-1 गुणा में d। ठीक है, ये एक बार बताया आपको इस तरीके से कि कुछ इस तरीके के क्वेश्चन हम यहाँ पर हल करने वाले हैं कि आपको इस तरीके की कोई एक सीरीज़ मिलेगी, उसका एक सूत्र मिलेगा, आपको सिर्फ ये देखना है यह सूत्र सही है या नहीं है। एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस के अकॉर्डिंग। बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की। ठीक है, ये तो था आपका 4th चैप्टर। जो 5वां चैप्टर आपके आएगा वो है समिश्र संख्याएं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, और साथ में इसके जो एक और टॉपिक ऐड किया हुआ है जो कि देना इससे पहले चाहिए, वो है द्विघातीय समीकरण, जिसे आप 10th क्लास के अंदर अच्छे से पढ़कर आए हो। श्रीधराचार्य सूत्र आपने यूज़ किया होगा द्विघातीय समीकरणों को हल करने के लिए, जिसको द्विघाती सूत्र भी बोला जाता है। तो कुछ उसी का वापस हम यूज़ यहाँ पर करने वाले हैं, और यहाँ से एक नई संख्या की पहचान हम करेंगे कि अभी तक हमने बात की हुई है वास्तविक संख्याओं तक की, कि हमने प्राकृत संख्या पढ़ी हुई है, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय और वास्तविक संख्याएं। अब हम एक नई संख्या की यहाँ पर बात करेंगे, लेकिन वो संख्या बनी कैसे, तो उसका निर्माण होगा यहाँ से द्विघातीय समीकरण से। और वो संख्या जो है, उस संख्या के लिए आपको एक और शब्द की काल्पनिक संख्याएं, ठीक है, कि समिश्र संख्याओं तक पहुंचने से पहले हमें काल्पनिक संख्याओं की बात करनी पड़ेगी, जो कि यहाँ से निकलेगी। एक ऐसी द्विघात समीकरण का भी अस्तित्व आएगा जहाँ पर हम काल्पनिक मूल की बात करेंगे, और ये आपने 10th क्लास में पढ़ा भी हुआ है कि काल्पनिक संख्याएं जिनका अस्तित्व नहीं है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर उनके अस्तित्व की बात करेंगे, और उसके आधार पे ही हम किसको पढ़ेंगे, समिश्र संख्या को पढ़ेंगे। और समिश्र संख्या जिसका अस्तित्व नहीं है, कारण क्योंकि जो कि काल्पनिक संख्या से मिलकर बनी है, ठीक है, अभी मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, इसको हम निरूपित भी करेंगे, हालांकि अस्तित्व नहीं है, फिर भी हम इसको ज्यामितीय तल के अंदर निरूपित करेंगे, कि हम इनका निरूपण सीखेंगे। निरूपण का मतलब यहाँ पर क्या रहेगा कि आप इसको ज्यामितीय तल में किस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हो, कि जैसे अगर अपने संख्या रेखा की बात करें कि -n से लेकर +n तक जितने भी संख्याएं हो सकती हैं, 1, 2, 3, 4 इस तरीके से चलती रहेंगी। यहाँ पर हमें पता है कि 2.3 कहाँ आएगा या 3.4 कहाँ पर आएगा, ये बात हम अच्छे से यहाँ पर शो कर सकते हैं कि हम ये सीख चुके हैं 9th क्लास के अंदर कि वास्तविक संख्या को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कैसे किया जाता है। लेकिन अभी हम 5वें चैप्टर के अंदर जो सीखेंगे वो सीखेंगे
कि सम्मिश्र संख्या या फिर उनसे पहले जो काल्पनिक संख्या है, इनका किस प्रकार से एक ज्यामितीय तल में अस्तित्व है। तो उन सब को हम बात करेंगे, उन सब की यहाँ इस 5वें चैप्टर के अंदर। ठीक है, कि यहाँ पर संख्याओं का एक नया प्रकार, उससे हम परिचित होंगे और पूरी डिटेल के अंदर इसको कवर करेंगे। और सारा का सारा सम्मिश्र संख्याओं पर ये चैप्टर बेस्ड है। इसके भी कुछ गुणधर्म वगैरह आएंगे, तो वहाँ पर इसकी हम बात कर लेंगे। अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट चैप्टर की। देखिए, जो 6th चैप्टर है, जो नेक्स्ट चैप्टर जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, इस चैप्टर को भी आप 10th क्लास में पढ़कर आए हो। आपका जो 4th चैप्टर था, जिसके अंदर आपने 2 चरों की और a घात की एक समीकरण को ग्राफ के द्वारा हल किया था, उसी का एक सेकंड पार्ट और था जिसमें आपने असमीकाओं के बारे में भी पढ़ा हुआ है, और जिसमें लेस देन, ग्रेटर देन या लेस देन और इक्वल, ग्रेटर देन और इक्वल, इस तरीके के साइन, आपने असमीकाओं के साइन और इनके बारे में आपको अच्छे से नॉलेज होगी, ये आप मान के चलेंगे, क्योंकि आपने ये पहले से पढ़ा हुआ है। तो सेम इसी के ऊपर आधारित हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है रैखिक असमीकाएं। तो रैखिक असमीकाओं को हम यूं कहें कि एक बार फिर से रिवीजन के तौर पे यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, और यहाँ पर हम फिर से हल क्षेत्र की बात करेंगे, जिसको हम हल समुच्चय भी बोल देते हैं। ठीक है, और इसके अलावा हम उभयनिष्ठ तल, एक इसमें और नया शब्द यूज़ होगा जिसको हम बोलेंगे उभयनिष्ठ तल, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो इस प्रकार के निशानों के ऊपर आधारित आपने काम किया हुआ है 10th क्लास में, जो कि एक रिवीजन के रूप में यहाँ पर फिर से आने वाला है कि x लेस देन 3। तो हमने बात की हुई है कि x का मान 3 से छोटा, ठीक है, कि इस तरीके से मान लीजिए 1, 2 और 3, यहाँ पर हमने बात कर ली x बराबर 3 की, और हमें मान चाहिए 3 से छोटा। तो हम जानते हैं कि 3 से छोटे मान इस तरफ आने वाले हैं, तो ये हमारा हल क्षेत्र हो जाएगा जो 3 से छोटे मानों को प्रदर्शित करेगा। तो कुछ इस तरीके का काम हमें यहाँ पर करना पड़ेगा। बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की। तो नेक्स्ट चैप्टर जो है उसका नाम है क्रमचय व संचय। 7th चैप्टर, क्रमचय और संचय। देखिए, इस चैप्टर को अगर आप बड़े ही ध्यान से अगर आप करते हो तो बिल्कुल क्लियर है, एक ऐसी नई एबिलिटी आपके अंदर ज़रूर डेवलप हो जाएगी जो कि आपकी तर्क शक्ति को दूसरे चैप्टर से भी और ज़्यादा तेज़ करेगी। आप इतना ही ज़्यादा तर्क करोगे या फिर इतने ज़्यादा क्रॉस क्वेश्चन आपके मन में पैदा होंगे अगर आप इस चैप्टर को बड़े ही ध्यान से करते हो। देखिए, यह जो चैप्टर है मेंटल एबिलिटी, हम इसको मेंटल एबिलिटी से भी जोड़ सकते हैं। आपकी मानसिक योग्यता कि आप कितना का सोच सकते हो, आपकी सोच पर ये निर्भर करेगा। यह चैप्टर जो है वो आपकी सोच पर निर्भर करेगा। आप जितना ज़्यादा व्यापक रूप से सोच सकोगे, चीज़ों को अलग अलग ढंग से देख सकोगे, क्योंकि यह चैप्टर व्यवस्था पर निर्भर है कि आपको व्यवस्था बनानी है। उस व्यवस्था को आपने एक जगह पे इकट्ठा करना है, और आपके ऊपर ही ये निर्भर करेगा कि आप कितने प्रकार की वो व्यवस्थाएं बना सकते हो। कि एग्जाम्पल की बात करें अपने, कि मान लीजिए कि हमें एक स्पेलिंग दे दी ABC। अब आपको क्या करना है कि ABC के क्रम बदलने हैं और नई नई व्यवस्थाएं बनानी हैं। कि एक तो यही क्रम हो गया कि ABC, एक हो गया कि मान लो ACB, एक हो गया मान लो BCA या BAC या CAB या CBA। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपको कुछ अक्षर दे दिए जाएंगे या कुछ शब्द आपको मिलेंगे, और उनको आपने एक दिए हुए क्रम के अनुसार या जो भी आपसे पूछा जाए उसके अनुसार आपको उसे व्यवस्थित करना है। इसके अलावा और भी यहाँ पर एग्जाम्पल की हम बात कर सकते हैं कि मान लीजिए हमारे पास A और B, ठीक है, ये दो कोई स्थान हैं, और A से B तक जाने के हमारे पास 2 रास्ते हैं। कि A से अगर B तक आपको जाना है तो 2 रास्ते हैं, और एक स्थान और हम मान लेते हैं यहाँ पर C, और B से C तक जाने के आपके पास 3 रास्ते हैं। तो आपसे कोई पूछे कि अगर आपको A से C तक जाना है, अगर आपको A से C तक जाना है तो कितने प्रकार के रास्तों से आप चल सकते हैं, कि आप A से C तक कितने प्रकार से पहुंच सकते हैं। तो एक तरीका तो ये हुआ कि पहले हम A से B ऊपर वाले रास्ते से जाएं, और B से C भी हम ऊपर वाले रास्ते से जाएं, कि एक मेथड तो ये हुआ।
अच्छा, अगर अब मैं इसको फिक्स कर लूँ कि ए से बी तक मुझे ऊपर वाले रास्ते से जाना है, तो बी से सी तक जाने के लिए मेरे पास 3 रास्ते हैं। कि अगर मैं इस रास्ते को फिक्स कर लूँ तो ए से सी तक के लिए हमारे पास कितने तरीके हो गए? 3 तरीके हुए। ठीक है, कि ए से बी तक का ये तरीका फिक्स कर लिया। अब आगे बी से सी तक जाने के 3 रास्ते, तो कुल तरीके 3 हुए। अब ज़रूरी नहीं है कि मैं ए से बी तक इसी रास्ते से जाऊं। अगर मैं ए से बी तक यहाँ इस रास्ते से जाऊं तो यहाँ से आगे सी तक पहुँचने के फिर से 3 रास्ते हो जाएंगे। तो टोटल जो है वो हमारे पास कितने हो गए? 6। तो कुछ इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पर आने वाले हैं जो कि आपकी सोच का जो दायरा है उसको काफ़ी प्रभावित करेंगे। और अगर पूरा बेसिक लिखी हुई बातें कि जो भी आपको यहाँ पर कथन मिलेंगे, अगर आप पूरी गहराई से उसे पढ़ते हैं तो काफ़ी हद तक यह संभव हो जाएगा कि आपकी जो तर्क शक्ति है वो हाई लेवल तक पहुँच सकती है। ठीक है, व्यवस्था आपके ऊपर निर्भर करेगी कि आप किस प्रकार से व्यवस्था बना सकते हो। अगर एक पॉइंट भी आपने छोड़ दिया तो क्वेश्चन सारा गलत हो जाएगा। तो हर पॉइंट की बात करनी है, हर स्थिति की बात करनी है। ठीक है, हर स्थिति की, एक भी स्थिति को हम छोड़ नहीं सकते। तो अब बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट चैप्टर की। तो हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर रहेगा इसी क्रम के अंदर वो रहेगा द्विपद प्रमेय। 8th चैप्टर द्विपद प्रमेय। देखिए, आपको जो भी बात यहाँ पर बताई जा रही है आप इसे नोट करते रहें, क्योंकि जब हम सिलेबस को पूरा डिटेल के अंदर कवर करेंगे आपके लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होगी। ठीक है, इस चीज़ को आप साथ साथ में नोट करें। वीडियो को बीच बीच में रोक कर आप ये बातें अपनी डायरी में या जो भी नोटबुक आपने लगा रखी है उसमें लिखते रहें, ताकि आपको आगे वाली जो वीडियोज़ रहेंगी वहाँ पर आपको काफ़ी मदद मिल सके कि हमें आगे पढ़ना क्या है और किस तरीके से पढ़ना है। देखिए, जो द्विपद प्रमेय जो अपना टॉपिक रहेगा इसमें जो 8th चैप्टर है इसके अंदर हम पढ़ेंगे प्रसार। प्रसार की अगर बात करें कि अभी तक हम जानते हैं कि x + y की पावर अगर अपने 2 कर दें या x + y की पावर 3 कर दें, इसका मान हम ज्ञात कर सकते हैं। इसका हमने सूत्र पढ़ा हुआ है या यूँ कहे कि सर्वसमीका पढ़ी हुई है कि इसके लिए हम जानते हैं कि x² प्लस में 2xy प्लस में y² और इसके लिए x³ प्लस y³ प्लस 3x² प्लस 3xy²। कुछ इस तरीके का हमने पढ़ा हुआ है। लेकिन बात यहाँ पर रहेगी कि अगर मैं इस पावर को बढ़ाता जाऊँ तो क्या उसके सूत्र हम आसानी से बना सकते हैं? तो काफ़ी हद तक यहाँ पर आसान हो जाएगा अगर हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे। हालांकि बना सकते हैं बिना इसकी मदद से भी, लेकिन काफ़ी लंबा प्रोसेस है। तो यहाँ पर बात करें कि जैसे x + y की पावर 10 का मान क्या आएगा, इसको हल करने पर किसका जो सूत्र है या इसके लिए जो सर्वसमीका वो क्या बनेगी। ठीक है, तो वो सारा का सारा यहाँ एक प्रमेय है, प्रमेय कह दो या एक सूत्र कह दो, उस सूत्र की बात करनी है। उस सूत्र के अनुसार हम कोई भी प्रसार आ जाए, चाहे वो प्लस का है, मतलब यहाँ पर तो अभी तक तो हमने पावर जैसे यहाँ प्लस में ही है सारी कि ये 2 के आगे प्लस है, ये 3 के आगे प्लस है, कि प्लस के लिए पढ़ा है। हम तो इसके अंदर माइनस के अंदर भी पढ़ेंगे कि x + y की पावर मान लो -2 का प्रसार क्या होगा। तो ये सारी की सारी बातें हम यहाँ प्रसार की कि जितने भी प्रसार बन सकते हैं या यूँ कहें कि सर्वसमीकाओं के ऊपर आधारित जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं जो प्रसार के लिए बनेंगे, वो सारे के सारे हम द्विपद प्रमेय में कवर करने वाले हैं। और इसके बाद में हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर जो है, और यह चैप्टर भी आपने काफ़ी हद तक 10th क्लास के अंदर पढ़ा हुआ है। अनुक्रम व श्रेणी आपने पढ़ा हुआ, इसके अंदर समांतर श्रेणी, और समांतर श्रेणी के अंदर क्या था ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। हम यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा बातें और यहाँ पर ऐड करेंगे जो कि हम पढ़ने वाले हैं। एक तो गुणोत्तर श्रेणी जिसमें गुणा का अंतर आएगा, और एक आएगी हरात्मक श्रेणी, सूत्र के ऊपर आधारित है। और जैसा कि आप जानते हैं समांतर श्रेणी के क्वेश्चन किस तरीके से आपने हल किए थे, कुछ उसी तरीके के सूत्र, मतलब क्वेश्चन जो है वो गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी के आएंगे। बात है सिर्फ सूत्र की, सूत्र याद कीजिए, क्वेश्चन हल कीजिए, सूत्र में मान रखना आपको सीखना है। इसके अलावा आपस में इनका क्या संबंध हो सकता है या इनके और भी क्या क्या गुणधर्म हो सकते हैं, वो सारी बातें तो यहाँ पर अपने को पढ़नी ही है। चलिए नेक्स्ट चैप्टर की बात करें। देखिए नेक्स्ट चैप्टर और उसके बाद वाला जो चैप्टर है 10वां और 11वां। 10वां चैप्टर तो है सरल रेखाएं और 11वां चैप्टर है शंकु परिच्छेद।
देखिए, सरल रेखाओं के बारे में आपने 10th क्लास में 4th चैप्टर के अंदर अच्छे से पढ़ा हुआ है कि अगर आपको कोई सरल रेखा युग्म दे दी जाए तो आप किस तरीके से उसका ग्राफ बना सकते हैं, किस तरीके से उसके हल निकाल सकते हैं। इतना काम आपने 10th क्लास में किया हुआ है। लेकिन अभी अपने को क्या करना है, अभी हमें सरल रेखाओं के निर्माण करने हैं कि किस प्रकार से सरल रेखा का निर्माण किया जा सकता है, इसके अलग अलग रूप, ठीक है, इसके अलग अलग रूप के बारे में पढ़ना है और साथ में हम इनके गुणधर्म की अगर अपने बात करें कि दो रेखाएं लंबवत या दो रेखाएं समांतर या दो रेखाएं समपाती, इतना तो आपने पढ़ा हुआ है। लेकिन आपने यह नहीं पढ़ा हुआ कि वहाँ आपस में इनके गुणांकों के बीच में किस तरीके से हम एक नया संबंध निकालेंगे। ठीक है, कि अपने को इतना पता है कि A1/A2, B1/B2 और C1/C2 का जो अनुपात है वो बराबर है या बराबर नहीं है या दो उनमें से कोई बराबर है, ये सारा तो हमने पढ़ा हुआ है। लेकिन हम यहाँ पर एक नई बात और करेंगे, यहाँ पर एक शब्द ऐड होगा जो कि रेखा की ढाल के बारे में होगा, जिसको प्रवणता भी बोला जाएगा। ठीक है, इस नए शब्द से हम यहाँ पर परिचित होंगे और सारे के सारे क्वेश्चन में इसका काफ़ी यूज़ है। मतलब इस चीज़ को आपको अच्छे से समझना है। अगर ये आपने अच्छे से समझ लिया तो आगे जो भी क्वेश्चन होंगे उसमें आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए, सरल रेखाओं का हमने देख लिया कि निर्माण सीखना है, उनके अलग अलग रूप सीखने हैं और उनके गुणधर्म। और इसके बाद में शंकु परिच्छेद के अंदर हम बात करेंगे एक बार फिर से द्विघातीय समीकरणों की, या यूं कहें कि द्विघातीय व्यंजकों की। ठीक है, एक तो द्विघातीय व्यंजक और इसके अलावा द्विघातीय समीकरण, और इनसे बनने वाली अलग अलग आकृतियां। ठीक है, ये सब बातें कि यहाँ पर तो एक चर की बात हुई, एक घात की बात हुई कि दो चरों के अंदर और एक घात की, मतलब इस तरीके की समीकरण कि 2x + 3y = 4 कि चर दो हैं, दोनों चरों की घात एक है, कुछ इस तरीके का पढ़ेंगे। यहाँ पर हम द्विघातीय व्यंजक, मतलब दो घातों के जो भी व्यंजक होंगे या दो घातों के लिए जो भी समीकरण बन सकती है, उनके डायग्राम किस तरीके से बनेंगे, ज्यामिति में उनका क्या रोल है, किस प्रकार से हम उनके बाकी के भाग ज्ञात करेंगे, वो सारा का सारा शंकु परिच्छेद के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। वैसे मैं बता दूं, जैसे एक तो हम इसमें पढ़ेंगे वर्त के बारे में, एक इसके अंदर हम पढ़ेंगे आकृति आएगी, एक प्रवलय की आकृति, कुछ इस तरीके की आकृति है जो कि प्रवलय जिसको बोला जाता है। इसके अलावा दीर्घवृत्त की आकृति के बारे में पढ़ेंगे। मतलब इस तरीके का काम हमें यहाँ पर करना है। ये सारी की सारी जो आकृतियाँ हैं ये द्विघातीय समीकरणों से संबंधित है, तो इनके गुणधर्म और इनका निरूपण जो ज्यामिति तल पर होगा उसके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे 11वें चैप्टर में। बात करते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की। देखिए, नेक्स्ट चैप्टर नंबर 12, जिसका नाम है त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय। देखिए, हमने एक विमीय जो आकृति, ठीक है, सरल रेखा जो कि एक विमीय के अंदर हम काउंट कर सकते हैं कि एक ही दिशा में चलने वाली आकृतियाँ, उनके बारे में पढ़ा हुआ है। एक तल के बारे में हमने पढ़ा हुआ है, एक तल पे जो बनती है आकृतियाँ उसके बारे में भी हमने पढ़ा हुआ है, जैसे कि चतुर्भुज है या त्रिभुज है या वर्त या दीर्घवृत्त अभी जो मैंने बनाए थे वो सारी की सारी एक तल पे बनने वाली आकृतियाँ थी। लेकिन इस चैप्टर के अंदर हम बात करेंगे त्रिविमीय की, कि ऐसी आकृतियाँ जिसके लिए तीसरे आयाम की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब जो कि स्पेस के अंदर जगह कवर करेगी, जैसे हम खुद या फिर अन्य भौतिक वस्तुएं जैसे टेबल है या फिर चेयर है। चाहे आप अपनी बुक की बात कीजिए कि ऐसी आकृतियां जो स्पेस में अपनी जगह कवर करती हैं, घनाभ, ठीक है, घन, गोला, बेलन, शंकु, इस तरीके की आकृतियां आपने पढ़ी हुई हैं 10th क्लास में। अब हम यहाँ पर उन्हीं का एक परिचय बिल्कुल बेसिक स्टार्टिंग से कि उनका किस प्रकार से निर्माण किया जा सकता है, उनको किस तरीके से निरूपित किया जा सकता है एक तल पर, वो सारा का सारा हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है,
कि यहाँ पर सिर्फ लंबाई की बात हुई, यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई की बात हुई। आगे आने वाली जो आकृति रहेगी जिसको मैं घनाभ भी बोल सकता हूँ, समझने के लिए सिर्फ एक बार, कि यहाँ पर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों की बात होगी कि एक विमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय। तो उस प्रकार की आकृतियाँ जो कि स्पेस में, हवा में कुछ हिस्सा अपना रखेंगे, उसे बोला जाता है त्रिविमीय आकृतियाँ। तो उनके बारे में बेसिक से, बिल्कुल शून्य से हम यहाँ पर बात करेंगे। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट, जो कि 13 नंबर है। काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, या यूँ कहें कि प्योर जो अपने नॉन मेडिकल का जो टॉपिक है वो यही है, सीमा है अवकलज। यहाँ पर आप सीखोगे राशियों का आपस में किस प्रकार से संबंध होता है, किस प्रकार से उनमें परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन को ज्ञात करना, वो सब, मतलब आप यहाँ पर परिवर्तन सीख लोगे। ठीक है, परिवर्तन करना, राशियों में आपस में किस प्रकार से परिवर्तन हुआ। एक सिंपल समीकरण की बात करें कि y बराबर 2x + 1, कि x का मान अगर अपने यहाँ पर लिखें कुछ भी अपनी मर्जी से, एक बार जैसे 0 लिख दिया तो y का मान आया 1। इसको हल करोगे तो फिर मैंने x का मान लिखा 1, यहाँ 1 लिखा तो 2 × 1 + 1, y का जो मान है वो कितना आया 3। फिर x का मान मैंने यहाँ पे लिखा 2, 2 × 2 4 + 1, y का मान है 5। मतलब परिवर्तन कि x का मान बदला तो y का मान बदला। कुछ इस तरीके से परिवर्तन करना हम सीखेंगे इस टॉपिक के अंदर, सीमा व अवकलज के अंदर। और इसी टॉपिक को हम आगे 12th के अंदर भी पढ़ने वाले हैं। यही टॉपिक हमारा वापस आएगा 12th के अंदर भी, तो काफ़ी ध्यान से करना है इस टॉपिक को, ध्यान रखना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और अगर यहाँ पर हम थोड़ी बहुत ढेल बरतेंगे तो आगे हमें काफ़ी मुश्किल ये पैदा करने वाला है हमारे लिए। चलिए बात करते हैं इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि आपका 14th चैप्टर है और उसका नाम है गणितीय विवेचन। देखिए, इस चैप्टर में एक बार फिर से आप कथनों की बात करेंगे और उन कथनों के आधार पे आपके अंदर एक वही कि तर्क करने की जो एबिलिटी है कि आप तर्क कर सकते हो, इस तरीके की क्षमताओं का निर्माण इस चैप्टर के माध्यम से होगा। आपको कुछ कथन दे दिए जाएंगे या कुछ निष्कर्ष दे दिए जाएंगे और आपको वहाँ पर एक जज के रूप में उन पर एक टिप्पणी करनी है। ठीक है, कथन होगा, कुछ तर्क किए जाएंगे, उसके आधार पे कुछ टिप्पणी होगी और उन्हीं के आधार पे निष्कर्ष की बात की जाएगी। तो कुछ इस तरीके का थ्योरेटिकल चैप्टर है पूरा का पूरा। कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई अलग से कुछ ऐसा नहीं है कि कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, सिर्फ आपको कथनों के बारे में यहाँ पर बात करनी है। चलिए नेक्स्ट चैप्टर 15th चैप्टर जो है, और इस चैप्टर के बारे में भी आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है 10th क्लास में। आपने पढ़ा हुआ है माध्य, माध्यिका और बहुलक। आपने अच्छे से माध्य ज्ञात करने की अलग अलग विधियां सीखी हुई हैं, माध्यिका के लिए सीखा हुआ है और बहुलक के लिए आपने ये सब अच्छे से पढ़ा हुआ है। हम बात करेंगे इससे आगे की कि माध्य, माध्यिका और बहुलक, ये तो आना ही है इस चैप्टर के अंदर। यहाँ पर माध्य भी ज्ञात करना होगा, माध्यिका भी और बहुलक भी, ये तो सब है। लेकिन इनके लिए आगे क्या क्या कंडीशन हो सकती हैं या इनके आधार पर जो भी हमें बारंबारता बंटन दिया जाता है, हम उसके लिए क्या टिप्पणी कर सकते हैं कि आपको एक बंटन दे दिया जाएगा, कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि आपको उस बंटन के आधार पे कुछ टिप्पणी करनी है कि वो बंटन किस प्रकार का है। या कोई 2 बंटन दे दिए, 2 बारंबारता बंटन सारणी दे दी और उन दोनों सारणियों की आपस में तुलना करना, कुछ इस तरीके का काम यहाँ हम इस सांख्यिकी के अंदर पढ़ेंगे। और उसके बाद में हमारा जो लास्ट चैप्टर रहेगा वो रहेगा प्रायिकता। और यह चैप्टर 10th क्लास में, 9th क्लास में या यूँ कह कि 8th के अंदर से स्टार्ट हो चुका है। जानते हैं अच्छे से कि प्रायिकता है क्या, ज्ञात कैसे की जाती है, सामान्य से क्वेश्चन आपने हल किए हुए हैं। यहाँ पर हम प्रायिकता को पूरी तरह से डिटेल के अंदर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और अभी के लिए सिर्फ मैं इतना ही बता रहा हूँ। सिर्फ सिलेबस का ये ब्रीफ जो है, हम यूँ कह सकते हैं कि इंट्रोडक्शन है कि हमने क्या पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ना है। ठीक है, वो सारा कहाँ पर हमें ध्यान में रखना है। और एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान रखनी है कि जो चैप्टर जो ये भी जितने भी हैं, ऐसा नहीं है कि सारे के सारे चैप्टर आसान हैं या सारे के सारे 10th क्लास से रिलेटेड हैं।
कुछ चैप्टर बिल्कुल ही नए हैं आपके लिए, जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया कि सीमा और अवकलज आपके लिए बिल्कुल ही नया चैप्टर है। या फिर त्रिविम ज्यामिति का हालांकि आपने पढ़ा हुआ है, बट आप जो अब पढ़ने वाले हो वो आपके लिए बिल्कुल नया होगा। और इसके अलावा क्रमचय संचय का जो टॉपिक है या समन्वय फलन का टॉपिक, तो ऐसे कई टॉपिक हैं जो आपके लिए बिल्कुल ही नए हैं। तो और ऐसा भी नहीं है कि वो टॉपिक बहुत ही हार्ड हैं, ठीक है, ये बात भी नहीं है। और कोई टॉपिक बहुत ज़्यादा इजी हो, ऐसा भी नहीं है कि आपका जो हार्डनेस और ये जो इजी है, ये मामला कुछ इस तरीके से चलेगा। हो सकता है कि कुछ आपको हार्ड मिल जाए, कुछ आपको इजी भी मिलेगा। सारा हार्ड नहीं है, सारा इजी भी नहीं है, लेकिन आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जहाँ पर आपको कोई इजी टॉपिक मिला वहाँ पर आपको अपनी तरफ से कोई ढील नहीं छोड़नी। कई बार क्या होता है कि इजी टॉपिक है तो वहाँ पर हम खुद लापरवाही कर देते हैं, तो उस चीज़ को आपने बिल्कुल ही यहाँ पर इग्नोर करना है कि टॉपिक चाहे कैसा भी है, आपने अपने पढ़ने का जो तरीका है उसके अंदर बदलाव लेकर नहीं आना। आप जिस तरीके से अभी पढ़े हो उसी तरीके से आपको आगे भी पढ़ना है। इस चीज़ का आपको ख़ास तौर पे यहाँ पर ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि टॉपिक हार्ड आ गया तो उसको छोड़ दिया, उसको छोड़ना भी नहीं है कि इजी टॉपिक पे रिलैक्स भी नहीं होना और हार्ड टॉपिक पे बिल्कुल अपने हाथ भी नहीं खड़े करने। हाँ, एक दो टॉपिक ऐसे भी आएंगे कि आपको लगेगा कि कुछ प्रॉब्लम है, यहाँ पर मैथ नहीं लेनी चाहिए थी, ऐसा हो सकता है। ऐसे एक दो टॉपिक बीच में आएंगे जो आपको परेशान करेंगे, तो वहाँ पर आपको बड़े ही आराम से रिलैक्स होके आराम से पूरा मतलब डिटेल में जो भी आपको बताइए, एक एक चीज़ जो भी आप नोट्स बना रहे हो उन नोट्स को अच्छे से पढ़ना है। वापस शुरुआत से उसको पढ़ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी भी प्रकार की। हम यहाँ पर हैं आपको हेल्प करने के लिए। और शुरुआत हम अपने टॉपिक की कल से करेंगे। आज तो सिर्फ ये इंट्रोडक्शन था, कल से हम अपना पहला चैप्टर जो कि समुच्चय है उसकी शुरुआत करेंगे। और फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं या फिर आप पर्सनल हमें मैसेज भी कर सकते हैं। थैंक यू।